आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क के रूप में। अभिकथन कहता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, जबकि तर्क कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा के समानांतर संचरित होती है। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि अभिकथन और तर्क में क्या संबंध होते हैं। तो अभिकथन और तर्क क्या दोनों सही होते हैं, और क्या तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन बता रहा है कि अभिकथन और तर्क तो दोनों सही हैं, लेकिन तर्क अभिकथन का सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत। और चौथा, अभिकथन और तर्क दोनों गलत होते हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमें सही मान को चुनना है। बात किसकी की गई है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों की। ये समझेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, नाम इसका वैद्युत चुंबकीय तरंग क्यों रहा। देखिए, अभी एक ऐसी तरंग अगर हमारे पास है जिसमें उसके घटक के तौर पर वैद्युत क्षेत्र भी उसमें उपस्थित हो, वैद्युत क्षेत्र, और साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित हो। तो पहला तो वैद्युत क्षेत्र और दूसरा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित अगर होते हैं, ठीक है, तो ऐसी तरंगों को हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और इस तरंग में जो तरंग संचरण की दिशा होती है, क्रमशः वैद्युत क्षेत्र उसके लंबवत होता है, चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत होता है। मतलब एक तरह से हम कहें कि वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपित होते हैं, और तरंग संचरण की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, इस प्रकार से अगर डायग्राम से देखिए, हमने वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए उनके क्रमशः उनके वैद्युत वेक्टर्स, वैद्युत क्षेत्र जो होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र हमने बता दिए। मान लीजिए y अक्ष के तरफ पर वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर उपस्थित होता है, और इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र को अगर हमने z तल पर मौजूद रखा तो उसे हम b के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। तो इस तरह से तरंग संचरण की दिशा जो होती है वो कहाँ है? तरंग संचरण की दिशा इन दोनों के लंबवत है, मतलब वो x अक्ष की दिशा पर है, तो उसका वेग भी उसी दिशा पर होगा। और क्रमशः जो वैद्युत वेक्टर्स होते हैं वैद्युत क्षेत्र के रूप में, और चुंबकीय वेक्टर्स जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, यहाँ पर लंबवत उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। देखिए, अनुप्रस्थ हम किसे कहते हैं? जिसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत जो कण होते हैं वो कंपित होते हैं उस तरंग में। ठीक है, तो हम इससे कह सकते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं। यहाँ पर इसे हम लिखें तो ये तरंग होती है, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग होती है। ठीक, इतना तो हो गया। अब देखिए, बोला गया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा के समानांतर होती है। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा के समानांतर हमने कहा था क्या? नहीं, हमने बताया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो उसकी दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत है। इसी तरह वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत है। इस तरह तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो कोई भी क्षेत्र यहाँ पर समानांतर नहीं होता है। क्षेत्र की बात करें, वेग की बात करें, समानांतर नहीं होते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा के समानांतर संचरित होती हैं, तो ये गलत है। ठीक है, जबकि हमने ये देखा कि अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, तो हाँ ये सही है। अभी कथन सही होता है, तर्क गलत होता है। कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।